नमस्ते सब लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अभी कोरोना का टाइम है तो अब मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में और वीडियो बस इसीलिए है ताकि मैं आप सबके बीच में एक अवेयरनेस फैला सकूँ, आप लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज दे सकूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मैं और मेरे फादर दोनों कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में आए थे। तो अब पहले मेरे फादर आए थे तो उनको होने के बाद मैं बहुत सारे मेडिकल बुक्स, मेडिकल जर्नल्स सब कुछ पढ़ा, हर एक चीज़ का नॉलेज लिया। तो अब ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा कि इज़ कोरोना स्कैम, कि कोरोना एक स्कैम है या सच में ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बोलूँगा जिसके लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगा, क्योंकि अभी मुझे वैसे एडिटिंग करना आता नहीं है, यूट्यूबर्स जैसे स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो अब मैं आपको बोलता हूँ और फैक्ट्स के ऊपर ये डिसीजन आप ही लीजिए। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के एंड में डाल दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्लियरेंस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको हेल्प करने में, इसके बारे में जानने में। तो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले कोविड टेस्ट हमें पता कैसे चलता है कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस है। पहला अध्याय पहला स्टेप है कोरोना पता चलने का, वो है RT-PCR टेस्ट, जो कि WHO के द्वारा दिया गया है कोरोना वायरस टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं इस टेस्ट का पूरा बात आपको बोलना चाहूँगा। इस टेस्ट के इन्वेंटर हैं कैरी म्यूलिस, जो कि इन्वेंशन के बाद अब उन्होंने बोला है कि दिस टेस्ट इज़ ओनली फॉर रिसर्च यूज़, नॉट फॉर यूज़ इन डायग्नोस्टिक पर्पस। मतलब ये टेस्ट सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ करने के लिए बना है, ना कि कोई वायरस के टेस्टिंग के लिए। 18 मार्च को इस टेस्ट को किया गया था, तब पता चला था कि 100 लोगों में 20 हेल्दी लोग भी इसमें पॉजिटिव ही आएंगे। और ये तब का बात है जब ये टेस्ट अपने प्योरेस्ट फॉर्म में था। उसके बाद अगर हम वाइट हाउस के डॉक्टर बर्क्स BIRX का बात सुने तो उन्होंने कहा है कि इस टेस्ट का एक्यूरेसी सिर्फ 50% है। डॉक्टर बर्क्स ने कहा है द चांस ऑफ प्रूविंग फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव इज़ वेरी हाई एंड द एक्यूरेसी इज़ ओनली 50%। ये सुनने के बाद फिनलैंड ने 20 मार्च को इस टेस्ट को अपने कंट्री में रद्द कर दिया। इट वॉज बैंड। उसके बाद ये टेस्ट नहीं होने दिया। दूसरी बात, अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि तब ये पैंडेमिक, अगर कोरोना वायरस अगर सपोज़ कुछ नहीं है तो ये पैंडेमिक घोषित कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा, WHO का पहले स्टार्टिंग में गाइडलाइन था पैंडेमिक का। फर्स्ट पॉइंट था इट शुड बी इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़, मतलब एक वायरल इन्फेक्शन, वायरल प्रॉब्लम होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, द मॉर्टेलिटी रेट, जो लोग मरते हैं वो रेट, द मॉर्टेलिटी रेट शुड बी 6 to 30 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट। मैं आपको बता देता हूँ, हर साल इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ से, जिसमें सब तरह के डिजीज़ आते हैं, राइनो वायरस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, H1N1, ये सारे इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ में आते हैं। और हर साल पूरे दुनिया में 5 से 6 लाख आदमी इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ में मरते हैं। ये फिक्स्ड है। और इस साल और पैंडेमिक घोषित करने के लिए WHO का गाइडलाइन था कि किसी भी नए आने वाले वायरस को इस 5 से 6 लाख के 6 से 30 गुना ज़्यादा डेथ कॉज करना पड़ेगा, तब ये पैंडेमिक घोषित हो सकता है। तीसरा पॉइंट, ये जो वायरस है वो पानी या हवा के माध्यम से फैले, तब इसे पैंडेमिक घोषित किया जा सकता है।
2014 में WHO ने इसका डेफिनेशन चेंज करके, पैंडेमिक का डेफिनेशन चेंज करके उन्होंने ये सेकंड पॉइंट हटा दिया, जहां द वायरस शुड कॉज अ मोर्टेलिटी रेट ऑफ मोर देन 6 to 30 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट। ये पॉइंट हटने के बाद अब आप ही सोचिए, कोई भी वायरस जो आएगा अब वो पैंडेमिक घोषित किया जा सकता है। और मैं ये सब के प्रूफ्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तीसरा पॉइंट, पेस पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप 10 साल पहले इन्होंने WHO को चोर घोषित किया था, और ये तब हुआ था जब H1N1 के पैंडेमिक के बारे में WHO ने इसी तरह से अफवाहें फैलाए थे। इस चीज़ का खुलासा किया था WHO के उस समय जो डायरेक्टर थे उन्होंने। मैं इसका भी प्रूफ लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चौथा पॉइंट, अब हम पूछेंगे कि इतना डेथ्स क्यों हो रहा है इंडिया में। पहले इंडिया में इतना डेथ्स नहीं हो रहे थे, अभी इंडिया में डेथ्स क्यों हो रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने नया गाइडलाइन इशू किया है कोरोना डेथ का। मैं आपको बताता हूँ। एनी डेथ कॉज्ड बाई, मतलब कोई भी डेथ जो किसी भी निमोनिया लाइक प्रॉब्लम से हो। निमोनिया लाइक प्रॉब्लम यानी कि आपको बुखार, सर्दी, खांसी, किसी भी तरह के प्रॉब्लम से हो, ठीक है, तो भी उसे कोरोना डेथ बोला जाएगा। कोई भी डिजीज़ जो किसी का भी डेथ अगर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से हो, सांस कष्ट से हो, तो उसे भी कोरोना डेथ ही बोला जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। कोई भी डेथ अगर कार्डियक इंजरी से हो, हार्ट के किसी भी प्रॉब्लम से हो, तो भी उसे कोरोना डेथ ही बोला जाएगा। कोई भी डेथ अगर ब्लड क्लॉट के वजह से हो, तो भी उसे कोरोना डेथ ही बोला जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आप ही बताइए, जितने भी डेथ्स होते हैं क्या उसमें से 90% सांस के प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम से नहीं होते हैं? एक आदमी मरने से पहले उसका साधारण सा बात है कि उसके सांस में और हार्ट में प्रॉब्लम रहेगा ही। तो 90% ऑफ केसेस तो ऐसे ही कोरोना डेथ्स में आ जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट, जो ब्लड क्लॉट, कोई भी कैंसर पेशेंट जब मरता है तो वो ब्लड क्लॉट की वजह से मरता है। तो अब कोई भी कैंसर पेशेंट अगर मरता है तो वो कोरोना डेथ में ही आ जाएगा। ये तो था जो कोरोना नेगेटिव है उसका भी। जो कोरोना पॉजिटिव है, अगर उसका डेथ किसी एक्सीडेंट से होता है तो भी उसे कोरोना डेथ ही बोला जाएगा। अब आप ही बोलिए, अगर ऐसे गाइडलाइंस रहें तो डेथ रेट तो बढ़ेंगे ही। और रहा बात केसेस का, तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहा है? हम क्या पहले किसी भी वायरस के लिए टेस्टिंग करवाए हैं? इस वायरस के वजह से हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब डेथ्स देखिए ना, मैं आपको बता दूं, एक टेस्ट होता है मैनटॉक्स टेस्ट, जो ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के वायरस के लिए। हमारे इंडिया में सब उस टेस्ट को फेल करेंगे, सबका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में सबके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस है। किसी में जिसका इम्यूनिटी कम हो जाता है उस पर इसके असर दिखते हैं। वायरस हमारे सब में है। नेक्स्ट पॉइंट, हम देख रहे हैं इटली में इतना डेथ हुआ, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में इतना डेथ हुआ। अगर आपको ओरिजिनल रिपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ euromomo.eu EUROMOMO.eu के वेबसाइट में जाके आप रियल डेथ्स के स्टैटिस्टिक्स जो टेबल है आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जाके पता चलेगा कि असलियत क्या है। अब रहा बात मास्क और सैनिटाइज़र का। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, 1 अगस्त को बर्लिन के लोग समझ गए थे कि मास्क और लॉकडाउन से कोई बचाव नहीं हो सकता है। मास्क के वजह से लोग और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। उन्होंने एक मार्च किया बर्लिन में 1 अगस्त को, और उसके बाद बर्लिन में मास्क और लॉकडाउन नहीं होता है। ये न्यूज़ को WHO ने दबा दिया, ये न्यूज़ फैलने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक साधारण सा बात पूछता हूँ। चलिए, फैक्ट्स तो मैं आपको दे दूँगा लिंक में, पहले फैक्ट्स बोल देता हूँ। CDC, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, उसने हर डॉक्टर को रेकमेंड किया है कि हर 1 घंटे मास्क पहनने के बाद 15 मिनट रेस्ट लेना है। वो इसलिए क्योंकि हम जब मास्क पहनते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं नाक से वही लेते रहते हैं।
तो इसके वजह से हमारा शरीर और बीमार होते जाता है धीरे धीरे। तो CDC ने बोला है कि अगर आप 1 घंटा मास्क पहनो तो आप 15 मिनट मास्क खोल के आप रेस्ट लो। अब मैं आपको बताता हूँ एक साधारण सवाल। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हमारा शरीर में जब कोई वायरल अटैक होता है, कुछ भी होता है, शरीर पहले बुखार फीवर लाता है ताकि वो वायरस मरे। फिर अगर नहीं होता है तो शरीर सर्दी खांसी के माध्यम से उसे निकालने का कोशिश करता है। अगर हम लोग सारा टाइम मास्क पहन के रखते हैं, हम लोग जो भी अपने वायरस को शरीर हमारा निकाल रहा है सब तो हम उस मास्क में छोड़ दे रहे हैं। तो वो हमारा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आप लोग अपने सोचिए कि वो चीज़ हमारा क्या कर रहा है। दूसरा बात, सैनिटाइज़र मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा। सैनिटाइज़र हम लोग जब लगाते हैं तो हम लोग के स्किन में डेंड्रिटिक सेल्स बोल के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर का 95% इम्यूनिटी है। हम जब सैनिटाइज़र लगाते हैं तो वो 95% इम्यूनिटी हमारे शरीर का ऐसे ही मर जाता है। अगर एक होता है ब्रेथलाइज़र टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल पी के रोड में चलते हैं, पुलिस उनके मुंह में ब्रेथलाइज़र डाल के टेस्ट करते हैं। आपको पता है अगर आप सैनिटाइज़र लगाओ हाथ में तो भी आपका ब्रेथलाइज़र टेस्ट में अल्कोहल कंटेंट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो अल्कोहल हमारे स्किन के थ्रू होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है। इसीलिए मास्क और सैनिटाइज़र के बारे में तो मैं और बोल दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, बहुत इस बारे में बहुत बोलने का है। एक और पॉइंट, जो दवाई दिया जा रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मैं इसका लिंक भी डालूँगा। जून 15 FDA ने बोल दिया था कि ये ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुड बी बैंड, इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स इसी के वजह से मर रहे हैं। पेशेंट्स को जो ये दवाई दिया जा रहा है उसी के वजह से ये मर रहे हैं। और आज भी इंडिया में आज भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जा रहा है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहले जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के पहले जो दवाई दिया जाता था, जो था एंटी मलेरिया, एंटी पायरेटिक, एंटी HIV और एंटीबायोटिक, ये 4 ड्रग के मिक्सचर दिए जाते थे। जून फर्स्ट वीक WHO ने सर्कुलर निकाला कि इसी दवाई के वजह से लोग मर रहे हैं। तो अब हम लोग किसका बात सुन रहे हैं? उस WHO का जो हर एक टाइम एक दवाई सजेस्ट कर रहा है, फिर कुछ दिन बाद एक सर्कुलर निकाल दे रहा है कि इसी दवाई की वजह से लोगों का डेथ हो रहा है। या फिर वो WHO जो पहले बोल रहा है कि N95 मास्क पहनना पड़ेगा सबको कोरोना से बचने के लिए, फिर वो खुद ही बोल रहा है कि N95 किसी यूज़ का नहीं है। आप लोग अपने सोचिए, वायरस का साइज़ है 100 माइक्रोन और जो मास्क जो सबसे छोटे कपड़े के गैप का बन सकता है वो है 300 माइक्रोन। मास्क कैसे बचा सकता है आपको? वो सिर्फ आपको बीमार कर सकता है। दूसरा पॉइंट, जो भी YouTube वीडियोस, हो सकता है ये भी जो वीडियो मैं जो डालूंगा वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर डल रहा है तो वो डिलीट हो जा रहा है और ये मैसेज आ रहा है, इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय WHO। WHO वो ट्रैक कर रहा है हर एक वीडियो को, कौन किस तरफ से वीडियो डाल रहा है उसके अगेंस्ट, और उसको देख के वो डिलीट कर दे रहा है। हो सकता है ये वीडियो भी डिलीट हो जाए, पता नहीं, मैं फिर भी ये मेरा ड्यूटी था कि मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव रह चुका हूँ, मैं अपना इलाज खुद घर पे किया हूँ। ये भी मैं आप लोग मेरे को कांटेक्ट करिएगा, मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊँगा पूरा चीज़ कि कैसे इसका क्योर है। ये इंटरनेट में है, सबसे बड़ा बात ये है। एक और बात, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ बहुत टाइम से, जब से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उनके नाम का रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने 27,000 केसेस ऑलरेडी इंडिया में क्योर कर चुका है कोरोना वायरस का। वो एक ट्रस्ट चलाते हैं NICE, उसका फुल फॉर्म अभी याद नहीं है, इट इज़ फॉर कोरोना पेशेंट्स के क्योर के लिए। उसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है, मैं भी उसी में फ़ोन करके उसी के द्वारा एक डाइट दिया गया था 3 दिन का, उसी के थ्रू मैं क्योर हुआ हूँ। मैं आप लोग को उसका भी शेयर कर दूँगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, हमारे आयुर्वेद में आचार्य मनीष ने 586 पेशेंट्स को क्योर किया था आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, लेकिन उनके मेडिसिन को बेचने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद अगर मेडिसिन बेचता है तो उसको पेटेंट कौन करेगा, उसके लाइसेंसिंग में पैसा किसको मिलेगा, इसीलिए वो सब दवाई को बंद कर दिया गया।
हमें पता है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बिका है वो है कोरोनिल, जो कि अप्रूव्ड नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिक रहा है, वो क्योंकि हम लोगों को पता है कि पतंजलि का कनेक्शन किसके साथ है। तीसरा पॉइंट, मतलब 8वां पॉइंट, इंडिया, श्रीलंका और फिलीपींस, ये 3 देश अभी सिर्फ वैक्सीन के टेस्टिंग ग्राउंड्स बन गए हैं। हर एक पेशेंट यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन गिनी पिग बन गया है, जिसके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है अलग अलग वैक्सीन का। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि हमारे कंट्री ने बिल गेट्स से हेल्प मांगा है इस कोरोना के पूरे चीज़ में पता करने के लिए कि इसका वैक्सीन क्या है। आपको पता है 2010 में मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स मिल के इंडिया पे 30,000 लड़कियों पे 9 से 14 साल की उम्र के बीच में उन पे HPV वायरस के वैक्सीन का टेस्टिंग किया था, जिसके वजह से बहुत सारी लड़कियां मर गई थी। लेकिन फिर भी इस खबर को दबा दिया गया क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा दिया गया था हमारे सरकार को। एक और पॉइंट, अगर ये डिज़ीज़ सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से है, सिर्फ सांस या मुंह के मॉइस्चर की वजह से फैल रहा है, तो आप लोग सोचिए डेड बॉडीज़ हैंडओवर क्यों नहीं किया जा रहा है हम लोगों को? डेड बॉडीज़ को क्यों सील किया जा रहा है? डेड बॉडीज़ के थ्रू तो तब ये फैल ही नहीं सकता है, तो डेड बॉडीज़ क्यों नहीं देखा जाने दे रहा है? डेड बॉडीज़ को सील करके डिस्पोज कर दिया जाता है। आप अपने सोचिए। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया ऑलरेडी रेड मार्केट, जहाँ पे ऑर्गन्स का सेल होता है, ऑर्गन्स अलग अलग शरीर के पार्ट्स का, ऑलरेडी इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रेड मार्केट। इंडिया पूरे दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा रेड मार्केट है। अब आप लोग आगे का अपने सोचिएगा। 10वां पॉइंट, 21 कंट्री, बहुत सारे कंट्री, 21 कंट्री ने लॉकडाउन नहीं किया, लॉकडाउन फॉलो नहीं किया। उनमें से कुछ हैं भूटान, मालदीव्स, ब्रूनी, आइसलैंड, लैटविया, जमाइका, मकाओ, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, बेलारस, ताइवान, कंबोडिया, ज़ाम्बिया, इक्वेटोरियल गिनिया, स्वीडन। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया। और आपको ये बात पता है, ये चौंकाने वाला बात है कि स्वीडन, ताइवान, जापान, ये सब में केसेस बहुत कम हैं। डेथ्स तो नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, केसेस बहुत कम हैं। ये सब देश में लॉकडाउन नहीं था फिर भी। यूएस तो खैर बोलने के लिए लॉकडाउन यूएस में था, लेकिन यूएस में भी ऐसा नहीं था। लोग जॉगिंग में जा सकते हैं, शॉपिंग में जा सकते हैं, स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, आउटडोर प्लेइंग एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। तो भाई लॉकडाउन क्या था वहाँ पे? वो तो सिर्फ नाम का लॉकडाउन हुआ ना। ऐसा लॉकडाउन सिर्फ हमारे कंट्री में हुआ है जहाँ पे पुलिस सिटीजन्स को डंडा मार मार के उनको घर में घुसा रही थी। तो ये प्रूफ करता है कि लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये 21 देश में केसेस बहुत कम हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में, इनफैक्ट सिर्फ इंडिया और कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के बहुत सारे कंट्रीज़ में, जापान, स्वीडन, स्पेन, बेल्जियम, अफ्रीका, फ्रांस, इटली, कनाडा, नेदरलैंड्स, वियतनाम, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ताइवान, सब जगह में स्कूल्स खुल गई हैं। बस इंडिया में अभी तक लोगों को डर फैलाया जा रहा है लोगों में कि बस वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन आए, और सब इस वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा मार्केट है हमारा इंडिया, श्रीलंका और फिलीपींस। और मैं वीडियो यहीं पे बंद करना चाहूँगा। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे से पूछिए, मुझे बहुत खुशी होगा। और एक और बात बोल दूँ, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में और भी जानना है तो प्लीज़ कुछ किताब आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कोरोना, द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम, इस बुक का PDF भी है, मैं डाल दूँगा। PDF है और PDF का समरी भी है, मैं वो भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वाई मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक, बहुत मज़ेदार बुक है, प्लीज़ पढ़िएगा। हार्ट माफिया, बहुत मज़ेदार बुक है, प्लीज़ पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू।